प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन आप लोगों के समक्ष स्टार्ट होने जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है, जो आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स को, तो इकोनॉमिक्स देखिए, जो चाहे कॉमर्स के बच्चे हों चाहे वो आर्ट साइड के हों, उन दोनों ही बच्चों के लिए अर्थशास्त्र का एक ही पेपर होता है। और इस बार जो है 4 मार्च को ये पेपर आप लोगों का होगा। अर्थशास्त्र का कक्षा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए 4 मार्च को जो पेपर होगा प्रिय विद्यार्थियों, वो है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, उससे पहले डिस्कशन देखिए, ये जो है आप लोगों को सेट देख लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है आप लोगों का 329 FE सेट है। कौन सा सेट है? कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र का देखिए सेट, जो पहला सेट 2024 का ये ओरिजिनल पेपर है, बहुविकल्पी पूरा का पूरा इसमें शामिल किया गया है। भाग 1 भाग 2 जो भी होगा उसमें मैं बनाकर आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। देखिए 329 FE सेट का अगर देखा जाए, 329 FE सेट पहला ओरिजिनल पेपर की बात हो रही है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए पहला जो सेट है आप लोगों का, ये जो निर्देश दिए रहते हैं इनको अच्छे से पढ़ लिया करिए आप लोग। यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग बढ़ते हैं FE सेट के। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है। देखिए तार्किक प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को। निम्नलिखित दो कथनों के संदर्भ में सही विकल्प चुनकर बताइए। देखिए तार्किक तौर पर प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला कथन देखिए क्या कह रहा है, देश में कीमतें बढ़ने पर निजी विद्यालयों में फीस बढ़ती है। देश में कीमतें बढ़ने पर निजी विद्यालयों में फीस बढ़ती है। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण क्या है, विद्यालयों में फीस बढ़ना अन्यायपूर्ण है। विद्यालयों में फीस बढ़ना क्या है? अन्यायपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर रेशंस जो विकल्प नंबर ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। और विकल्प नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मतलब कि कथन पहला जो है वो धनात्मक अर्थशास्त्र का कथन है। क्या है? धनात्मक अर्थशास्त्र का कथन है। और कथन जो दो जो है वो क्या है? आदर्शक अर्थशास्त्र का कथन है। किसका है? आदर्शक अर्थशास्त्र का कथन हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आप लोगों का। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये ओरिजिनल पेपर की बात हो रही है एडिशंस, फटाफट इसे शेयर भी करते चलिए अपने क्लासमेट में, ताकि खुद भी लाभ उठा लें आप, दूसरे भी इससे लाभान्वित हो। उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता की उस मात्रा को सीमांत उपयोगिता कहते हैं जो उपभोग की प्राप्त होती है सर्वप्रथम इकाई से, सभी इकाइयों के योग से, एक अतिरिक्त इकाई से, मध्यवर्ती इकाई से। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस एक अतिरिक्त इकाई से। देखिए सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या होगा? देखिए उपयोगिता का मतलब क्या होता है डिस्टेंस, जब चीजें नहीं होती है पास में तब उपयोगिता का चीजें समझ में आता है। जैसे आप लोगों को भूख लगा हुआ है, तब उस परिस्थिति में जो होगा आप लोगों को जो है उपयोगिता ज्यादा समझ में आएगी। लेकिन जैसे जैसे जब आप लोग भोजन करते जाएंगे, आपको 4 रोटी की जरूरत है या 5 रोटी की जरूरत है, जब आप 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, तो उस तरीके से फिर क्या होता है, वो उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद फिर वो उनको नहीं चाहिए या वो फिर नहीं मांगते हैं। ठीक है ना? तो एक अतिरिक्त इकाई यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एफ ई सेट चल रहा है आप लोगों का, 2024 का ओरिजिनल पेपर है प्रिय विद्यार्थियों। उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल वह परिस्थिति है जिसमें क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है, उत्पादन के सभी साधनों को नहीं बदला जा सकता है। और ए और बी दोनों सही है और ए और बी दोनों गलत है। उत्पादन के संदर्भ में अल्पकाल वह परिस्थिति है, तो उत्पादन के संदर्भ में देखा जाए तो उत्पादन के सभी साधनों को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। तो तीसरे का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न क्या है आप लोगों का, सामान्यतः किसी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र कैसा होता है। देखिए प्रिय विद्यार्थी यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। तो एक आकार की ओर, द्वि जो दिया गया क्षैतिज रेखा के आकार का, ऊर्ध्व रेखा के आकार का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो फर्म का अल्पकालिक पूर्ति वक्र जो होता है वो कहाँ होता है? अल्पकालिक पूर्ति वक्र जो होता है वो ऊपर की ओर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ऊपर की ओर होता है। ठीक है ना, ऊपर की ओर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ऊपर की ओर हम लोग यहाँ पर ऊपर की ओर देखेंगे। ठीक है ना, ऊपर की ओर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर हम लोग एक अलग ऑप्शन लेकर इस को समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आप लोगों का। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है, किसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। किसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सरकार द्वारा, बाजार द्वारा, निगम क्षेत्र द्वारा, कीमत तंत्र द्वारा। तो देखिए ये मुख्य रूप से जो होता है वो सरकार के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है, यानी सरकार निर्णय देती है। बढ़ते हम लोग छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है यहाँ पर, सरकारी बजट में
हस्तांतरण भुगतान वह भुगतान है जो सरकार करती है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या होता है, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना किसी वस्तु या सेवा प्राप्त किए जो भुगतान प्राप्त होता है उसको हम लोग हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, ठीक है ना। और सरकारी बजट में मुख्य रूप से ये भुगतान होता है जो सरकार करती है, यानी कि बिना किसी वस्तु या सेवा प्राप्ति किए जो भुगतान हमें प्राप्त होता है, ठीक है ना, हस्तांतरित होता है। तो छठवें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाक से बढ़ते हैं हम लोग आगे। लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए विद्यार्थी, इसको करते रहिए आप लोग। भारत सरकार से करेंसी नोट के विमुद्रीकरण नोटबंदी की सिफारिश कौन करता है। यानी भारत सरकार से करेंसी नोट के नोटबंदी की बात जो हो गया, विमुद्रीकरण की बात हो गया, वो कौन करता है। तो देखिए डिस्टेंस, ये जो राय देता है वो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, यानी भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का एकमात्र सरकारी बैंक है, ठीक है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है करेंसी नोट के विमुद्रीकरण का जो है प्रावधान यही देता है, यानी भारत सरकार से ये रखता है कि नहीं भैया ऐसा आपको करना चाहिए, या उचित है या अनुचित है, ये राय देते हैं। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की मुझे बढ़ते हैं। देखिए, किसी अर्थव्यवस्था का पूर्ण रोजगार आय स्तर राष्ट्रीय आय का वह स्तर है जहां पर क्या होता है, सभी श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है, उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, अर्थव्यवस्था की सालाना आय का 5 ट्रिलियन डॉलर हो, सभी नागरिकों को पर्याप्त आय प्राप्त हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सभी श्रमिकों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो। तो आठवें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। देखिए 9 हम लोग का प्रश्न क्या है, उपभोग की औसत प्रवृत्ति जिसे हम लोग एपीसी कहते हैं, औसत प्रवृत्ति की माप क्या है। विकल्प नंबर ए दिया गया सी बाई वाई, डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, एस बाई वाई, डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो देखिए यहाँ पर सी बाई वाई जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर माना जाता है। प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स किसे कहते हैं हम लोग। कस्टम ड्यूटी हो गया आप सभी लोगों का, टोल टैक्स हो गया, वस्तु एवं सेवा कर हो गया, डी जो है आपका निगम कर हो गया। तो देखिए डायरेक्ट टैक्स के रूप में अगर देखा जाए तो निगम कर को हम लोग शामिल करते हैं, जो निगम कर होता है वो प्रत्यक्ष कर के रूप में शामिल होता है, ठीक है। तो ये था एफ ई का सेट का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं 329 एफ एफ सेट का, यानी अर्थशास्त्र के 329 एफ एफ सेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो वाणिज्य वर्ग के बच्चे चाहे 8 साइड के यदि आप विद्यार्थी हैं तो दोनों लोग जो है 4 मार्च के लिए तैयार होना है आपको अच्छे से। तो इस सेशन को छोड़ना नहीं है, पूरा देखकर ही जाना है। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहे जाते हैं। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, मेहता। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, एडम स्मिथ साहब जो थे वही हैं अर्थशास्त्र के जनक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, ओरिजिनल पेपर की बात हो रही है आप लोगों से, ठीक है, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग मांग वक्र प्रदर्शित करता है। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में मांग वक्र जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है। धनात्मक ढाल को, ऋणात्मक ढाल को, शून्य ढाल को, इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रदर्शित जो करता है वो ऋणात्मक ढाल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक ढाल को। तो दूसरे का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, यदि अन्य बातें समान रहे तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग क्या हो जाती है। यदि सामान्य बातें समान रहे तो कीमत घटने पर वस्तु की मांग, जाहिर सी बात है भाई, कोई सामान जब सस्ता होता है तो उसको लोग धड़ाधड़ जो होता है उसका स्टॉक कर देते हैं ना, बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है अगर सामान सस्ता रहेगा तो उस वस्तु को जो लोग ज्यादा ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं, तो जल्दी जल्दी इसको क्या करें हम लोग, इकट्ठा कर लें, रख लें ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप सभी लोग देखिए भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय देखिए दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है। बताइए नई दिल्ली होगा कि मुंबई होगा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस प्रश्न का। नई दिल्ली होगा कि मुंबई होगा, ठीक है ना। बहुत दोनों में से कोई एक होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया आप लोगों से, कई बार मैंने बताया इसको। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मार्शल ने कहा था, पीगू ने, वाकर ने, या फिर किल्स ने। तो देखिए ये वाकर साहब का ये कथन है। वाकर ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। छठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एमपीसी प्लस एमपीएस का योग क्या होगा। एमपीसी प्लस एमपीएस का जो योग होता है डिस्टेंस वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि कितनी होती है। भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि जो होती है
वो कितनी होती है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो समय होता है डिस्टेंस, इसी में क्या होता है, कोई भी जो होता है कंपनी हो गया, कोई भी फर्म हो गया, तो वो अपने जज कोई भी सरकारी व्यवस्थाएं होगी, तो उसका जो होता है वार्षिक बजट के रूप में जो होता है अवधि यही बनाया गया है, ठीक है ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो समय है। आठवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मद केंद्रीय सरकार के व्यय की मद नहीं है? ब्याज, अदायगी, अदायगियां, प्रमुख उपदान, रक्षा व्यय, ऋण वसूली। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्या हो जाएगा आठवें का? विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऋण वसूली। ऋण वसूली जो होगा करेक्ट हो जाएगा। नवीं पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार संतुलन का घटक है? विदेशी ऋण हो गया, वस्तुओं का आयात हो गया, प्रत्यक्ष निवेश हो गया, अंतरण भुगतान हो गया। देखिए वस्तुओं का आयात जो होता है डिस्टेंस, वो व्यापार संतुलन का घटक होता है, ठीक है ना। वस्तुओं का आयात हो गया, वस्तुओं का निर्यात की बात हुई, तो वस्तुओं का आयात जो होता है वो संतुलन घटक के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है ना, ये कथन होता है। वर्तमान में दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है। वर्तमान में देखा जाए तो दो देशों की मुद्राओं के बीच विनिमय दर तय करता है, कौन तय करता है इसके बारे में? तो मुद्राओं की मांग और पूर्ति, देश का केंद्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक। तो देखिए डिस्टेंस, मुद्राओं की मांग और पूर्ति यानी किस मुद्रा का क्या मांग है, क्या डिमांड है। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या होता है कि $1 के रेस्पेक्ट में हम लोग जो क्या करते हैं, $1 के परिप्रेक्ष्य में जो हम लोग हैं 83 रुपए या 82 रुपए जो हम लोग देते हैं, तो ये मुद्राओं की मांग है, उसी प्रकार से वो सप्लाई होता है, ठीक है ना। डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब बढ़ते हैं हम लोग सेट 3 की ओर। देखिए अर्थशास्त्र का वाणिज्य बच्चों के लिए और कला वर्ग के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट 329 FG, सेट नंबर 3 है। कौन सा है? 329 FG है। फटाफट शेयर करते चलिए, बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कौन सा सेट है? 329 FG। तो ये प्रश्न देखिए क्या है, मांग वक्र संबंध व्यक्त करता है, मांग वक्र संबंध व्यक्त करता है, ठीक है ना। तो मांग एवं कीमत के बीच में देखा, सीधा सीधा डायरेक्शन देखिए, मांग एवं कीमत के बीच के संबंध को जो है मांग वक्र जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है। अनधिमान वक्र की ढाल कैसी होती है? धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, समानांतर होती है या फिर लंबवत होती है? तो देखिए अनधिमान वक्र का जो ढलान होता है डिस्टेंस, वो ढाल वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो दूसरे का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एफजी सेट के तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वक्र का आकार आयताकार अतिपरवलय के प्रकार का होता है? आयताकार अतिपरवलय के आकार का कौन होता है? औसत स्थिर लागत वक्र, कुल स्थिर लागत वक्र, कुल परिवर्तनशील लागत वक्र, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र। तो देखिए विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र जो होता है डिस्टेंस, वो आयताकार अतिपरवलय के प्रकार का होता है। चौथे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पैमाने का प्रतिफल संबंधित है, पैमाने का प्रतिफल किससे संबंधित है? अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति अल्पकाल से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पैमाने का जो प्रतिफल संबंधित होता है वो दीर्घकाल से संबंधित होता है, लॉन्ग टर्म के से संबंधित होता है। किससे? लॉन्ग टर्म से ये रिलेटेड होता है। पांचवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निश्चित करता है? प्रतिनिधि फर्म हो गया आपका, सामान्य फर्म हो गया, उद्योग हो गया या फिर सरकार हो गया। देखिए पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो कीमत निश्चित करने का काम होता है डिस्टेंस, वो होता है उद्योग का ये काम होता है। किसका काम होता है? ये उद्योग की जिम्मे ये काम सौंपा गया है। छठवां देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य जो है इसमें से कौन नहीं है? व्यापारिक बैंक के कार्य हो गए, ठीक है, और शाख नियंत्रण हो गया, सरकार का बैंक हो गया, मौद्रिक नीति का निर्धारण हो गया। देखिए व्यापारिक बैंक का कार्य जो है भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है। इसके लिए देखिए HDFC बैंक बैंक बनाया गया है, ICICI बैंक बनाया गया, यस बैंक बनाया गया, सब बहुत सारे जो बैंक है वो व्यापारिक बैंक के तौर पर यूज किए जाते हैं ना। व्यापारिक बैंक के कार्य जो होते हैं डिस्टेंस, वो भारतीय जो बैंक का कार्य जो होता है वो व्यापारिक बैंक की तरह कार्य करना नहीं है, ठीक है ना। सातवां देखिए प्रश्न क्या है, भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है, एक राष्ट्र के रूप में क्या है? भुगतान संतुलन एक वार्षिक लेखा विवरण है। किसका? एक राष्ट्र के किसका? निर्यात व आयात का, आयात व निर्यात के कारण उत्पन्न अवशेष का, सोने एवं विदेशी मुद्रा की स्थिति का, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय सौदों का। देखिए विकल्प नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भुगतान संतुलन जो होता है वार्षिक लेखा होता है किसी भी राष्ट्र का, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है और वित्तीय सौदे जो भी किए जाते हैं, तो उसका वो वार्षिक लेखा विवरण को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, भुगतान संतुलन जो होता है। आठवें पॉइंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कुल पूर्ति वक्र एवं कुल मांग वक्र के आपसी सम्मिलन के बिंदु को निम्न रूप से जाना जाता है। ये आठवां आपका प्रश्न है। मांग अतिरेक, मांग में कमी, प्रभावी मांग, समग्र मांग।
तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग प्रभावी मांग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रभावी मांग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। मुद्रा की पूर्ति के निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? मुद्रा की पूर्ति में निम्नलिखित प्रत्ययों में से किसे भारत में विस्तृत मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4। तो यहाँ देखिए M3 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए प्रश्न क्या है? यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.5 है तो आय गुणक क्या होगा? 2 होगा, 5 होगा, 1 होगा या फिर 1.5 होगा? तो यहाँ पर देखिए 2 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2.0। ठीक है ना, 10वें का विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्रिय विद्यार्थी देखिए हम यहाँ पर जब लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखिए सेट नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए सेट नंबर 4 है आप लोग का 329 FH, 329 FH है। ठीक है, तो ये पहले भाग में डिस्कस 3 सेटों को आप लोगों को कवर किया गया, जिसमें 329 FE, 329 FF, 329 FG शामिल था। अब यहाँ पर चौथे सेट में 329 FH का हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। प्रिय विद्यार्थियों, खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का, दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।